गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 6 कर रहे हैं, मेमोरी का चैप्टर है। इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉरगेटिंग। पिछले वीडियोस में हमने सारे मॉडल्स किए थे मेमोरी के, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल किया था, सेंसरी मेमोरी की थी, एसटीएम और एलटीएम किया था। आज हम करेंगे इसके आगे का जो टॉपिक है वो है फॉरगेटिंग या भूलना या विस्मरण जिसको हम बोलते हैं। तो बच्चों हम स्मृति मीन्स हमारे बीते हुए अनुभवों को वर्तमान में दोहराना। जो जब हम दोहराते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो सीखी हुई विषय सामग्री है उसका कुछ पोर्शन, कुछ भाग हम भूल जाते हैं। तो जो पोर्शन हम भूल जाते हैं वो विस्मरण कहलाता है, और जो हमें याद रहता है उसको हम स्मृति कहते हैं। तो एक तरह से स्मृति, जो पोर्शन हमें याद रहता है, जो जिसको हम स्मृति बोलते हैं, वो जो है स्मृति का पॉजिटिव पार्ट है या सकारात्मक पक्ष है। और जो सामग्री हम भूल जाते हैं, जिसको हम दोहरा नहीं पाते, उसको हम स्मृति का नकारात्मक या नेगेटिव पार्ट बोलते हैं। और गेल्डॉर्ड मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको स्मृति का नेगेटिव पक्ष माना या नेगेटिव मेमोरी उसको माना। जब हम पहले सीखे हुए अनुभवों को किसी कारण से खो देते हैं तो उसे हम विस्मरण कहते हैं या फॉरगेटिंग कहते हैं या भूलना कहते हैं। जब भी हम किसी पाठ को या किसी विषय को सीखते हैं तो उसे स्मृति चिन्ह के रूप में मस्तिष्क में धारण करते हैं। जब स्मृति चिन्ह कमज़ोर पड़ जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं तो हम पहले सीखे गए अनुभवों को याद नहीं कर पाते और हम ये कहते हैं कि उसका विस्मरण हो गया है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विस्मरण या फॉरगेटिंग या भूलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्मृति चिन्हों के खत्म हो जाने के कारण जो पूर्व में सीखे गए अनुभव थे उनको व्यक्ति याद नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम इसको देखें तो जो विस्मरण है ये इसका अधूरा अर्थ है विस्मरण का। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सीखे गए पाठ की स्मृति चिन्ह बने हुए होते हैं, अर्थात हम उन अनुभवों को धारण किए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उसका रिकॉल नहीं कर पाते या उसकी पहचान हम नहीं कर पाते। परंतु जैसे ही उस पाठ से संबंधित कुछ संकेत, जिसे पुनः प्राप्ति जो है पुनः प्राप्ति करके संकेत कहा जाता है, हम उनका रिकॉल कर लेते हैं। तो इसलिए विस्मरण को परिभाषित करते हुए हम ये कह सकते हैं कि विस्मरण या फॉरगेटिंग एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्व में सीखे गए अनुभवों को रिकॉल करता है या जब उसका रिकॉग्निशन करता है तो उसमें वो अपने आप को असमर्थ पाता है। तो इस असमर्थता का कारण स्मृति चिन्हों का खत्म हो जाना भी हो सकता है। तो जब विस्मरण का कारण स्मृति चिन्हों का खत्म हो जाना होता है तो इसे चिन्ह आधारित विस्मरण कहा जाता है। और जब विस्मरण का कारण स्मृति चिन्हों का नाश नहीं होना होता तो रिकॉल करते समय कुछ संकेतों की अनुपस्थिति होती है और उसे संकेत आधारित विस्मरण कहा जाता है। तो विस्मरण के हम स्वरूप की चर्चा करें तो इसके स्वरूप के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच दो तरह के दृष्टिकोण हैं या विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा जो है वो एबिंगहॉस की है। उन्होंने 1885 में स्मरण तथा विस्मरण पर पहला प्रयोगात्मक अध्ययन किया था और ये बताया था कि विस्मरण जो है या फॉरगेटिंग जो है वो एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। और दूसरी विचारधारा जिसमें जेनकिंस थे, डेलन बेक थे, उन्होंने ये बताया था कि विस्मरण जो है एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। तो हम एबिंगहॉस की बात करें तो उन्होंने विस्मरण को एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया बताया था। एबिंगहॉस ने जो प्रयोगात्मक अध्ययन किया विस्मरण के ऊपर, और उन्होंने अपने इस अध्ययन में निरर्थक पदों की कई सूचियों को स्वयं सीखा। बच्चों, जो ये निरर्थक पद हैं जिनको हम नॉनसेंस सिलेबल्स बोलते हैं या निरर्थक शब्द बोलते हैं,
इनका सबसे पहले प्रयोग जो है एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने निरर्थक पदों की कई सूचियों को पहले खुद सीखा और उसकी स्मृति की जांच भिन्न भिन्न समय अंतराल जैसे 20 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन या 30 दिन पर उन्होंने की। तो उन्होंने अपने प्रयोग में ये पाया कि सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे निष्क्रिय रूप से मस्तिष्क में बने स्मृति चिन्ह अपने आप ही कमज़ोर पड़ते हैं और कमज़ोर पड़ते जाते हैं और इसके साथ साथ विस्मरण की मात्रा भी बढ़ती जाती है, लेकिन भूलने की दर में कमी आती है। तो समय बीतने के साथ विस्मरण की मात्रा तथा दर में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से एबिंगहॉस के अनुसार भूलने का कारण सीखने के बाद समय का बीतना होता है और समय बीतने के साथ साथ स्मृति चिन्हों में ग्रेजुअली डिके होता है या समय के साथ साथ उसमें क्षति होती जाती है और उसी के अनुसार विस्मरण की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो एबिंगहॉस ने अपने प्रयोग में ये पाया था कि सीखने के 20 मिनट के बाद जब हम निरर्थक पदों को जो सब्जेक्ट है वो केवल 44.2% ही उनको वो याद रहे, यानी वे 100% में से 44.2% को ही याद कर पाए, बाकी को वो भूल गए। तो बाकी बचा 55.8%। तो जो 55.8% जो पार्ट था जो उन्होंने सीखा था वो उसको वो भूल गए। इसी प्रकार 1 घंटे बाद जब उसका दोबारा परीक्षण किया तो 64.2% भूल गए, 1 दिन के बाद 66.3% भूल गए और 2 दिन के बाद 72.2% वो लोग भूल गए। और जब हम 30 दिन के बाद उसका परीक्षण किया गया तो 79% वो भूल गया। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है तो समय बीतने के साथ साथ फॉरगेटिंग की मात्रा या विस्मरण की मात्रा बढ़ती गई, हालांकि विस्मरण की जो रेट है वो कम हुई। तो इस तरह से विस्मरण जो है वो एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, ऐसा एबिंगहॉस ने बताया। दूसरे हम बात करेंगे विस्मरण जो है वो एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। तो आजकल मनोवैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि एबिंगहॉस का जो विचार है वो सही नहीं है। जो जेनकिंस और डेलनबैक थे उन्होंने इस पर अध्ययन किए थे और कुछ और मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने भी अपने अध्ययन किए। और जेनकिंस, डेलनबैक, मूलर, पिल्जेकर इन लोगों ने अपने अपने प्रयोगों में स्पष्ट रूप से पाया कि सीखने के बाद समय का बीतना अपने आप में विस्मरण का कारण नहीं है, बल्कि व्यक्ति इस समय अंतराल में कुछ दूसरा कार्य करता है और कुछ नया पाठ या नई सामग्री को सीखता है। तो इसके कारण मौलिक विषय को वो भूल जाता है। समय अंतराल में जब नया पाठ व्यक्ति सीखता है तो इससे उत्पन्न स्मृति चिन्ह पहले सीखे गए पाठ या मौलिक पाठ के सीखने से उत्पन्न स्मृति चिन्ह को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं और व्यक्ति जो है उस मौलिक पाठ को भी भूल जाता है। यानी समय अंतराल में या समय बीतने में जब नया पाठ व्यक्ति सीखता है तो उसके स्मृति चिन्ह जो पहले उसने सामग्री सीखी थी उसके स्मृति चिन्ह को वो कमज़ोर कर देते हैं और भूल जाता है। तो इसलिए विस्मरण जो है निष्क्रिय रूप से समय बीतने के साथ अपने आप नहीं होता, बल्कि उस बीते हुए समय में जब व्यक्ति सक्रिय होकर किसी पाठ को सीखता है तो उससे जो है विस्मरण होता है। तो विस्मरण जो है इसलिए एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। इसके समर्थन में जेनकिंस और डेलनबैक ने प्रयोग किए और उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर ये बताया कि या उन्होंने जो प्रयोग किया उसमें उन्होंने 2 सब्जेक्ट उनके थे और मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में इन्हें रात में सोने का आग्रह किया गया। इन दोनों सब्जेक्ट्स को 10-10 निरर्थक शब्दों की उन्होंने एक सूची को सुबह और एक सूची को शाम को सूची में लिस्ट को शाम को सिखाया, जिसमें निरर्थक शब्द लिखे हुए थे। बच्चों एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्द सबसे पहले प्रयोग में काम में लिए थे। जो हम निरर्थक शब्द बनाते हैं उनमें दोनों साइड व्यंजन होता है और बीच में स्वर होता है। तो हमारे 5 ही वॉवल्स हैं A-E-I-O-U, बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं और
दोनों साइड व्यंजन और बीच में स्वर रखेंगे और ऐसा वर्ड बनाएंगे 3 अल्फ़ाबेट से जिसका कोई अर्थ ना हो। तो इस तरह से उन्होंने सूची को शामिल किया और एक सूची उन्होंने सुबह दिखाई और एक शाम को। दिन में वे सूची को सीखने के बाद अपनी क्लास में जाते, वहाँ अपने दोस्तों से बातचीत करते तथा टीचर का भाषण सुनते और वे लाइब्रेरी में जाकर अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करते। परंतु सीखने के 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे या 8 घंटे बाद अपने आप लैब में आकर सुबह सीखी गई जो लिस्ट थी उसका रिकॉल कर जाते थे। तो शाम में वे सूची को सीखने बाद आराम करते थे और रात में सो जाते थे। लेकिन प्रयोगकर्ता समय पर यानी लिस्ट सीखने के 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे बाद उन्हें नींद से उठाकर उसका रिकॉल करवाते थे। तो परिणाम में ये देखा गया कि दिन में सब्जेक्ट द्वारा किया गया रिकॉल, जो उन्होंने शब्द जो सीखे थे उनको जब उन्होंने पुनः स्मरण किया तो रात में सीखे गए रिकॉल की अपेक्षा कम था। अर्थात दिन में जो है स्मरण या फॉरगेटिंग अधिक होती है रात की बजाय। जेनकिंस और डेलनबैक के इस परिणाम की व्याख्या करते हुए उन्होंने ये ऐसा कहा कि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिन में सब्जेक्ट यानी छात्रों द्वारा सुबह में मूल सूची सीखने के बाद कई कार्य किए गए। जैसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे टीचर का लेक्चर भी सुना उन्होंने, लाइब्रेरी में बुक भी पढ़ी, इस तरह के उन्होंने कार्य किए। तो इन सबसे छात्रों ने कुछ सीखा और उससे उत्पन्न जो स्मृति चिन्ह थे वो सूची के निरर्थक जो शब्द थे उनके स्मृति चिन्हों को उन्होंने क्षीण कर दिया और उनका क्षति हो गई, तो जिससे विस्मरण की मात्रा बढ़ गई। तो इसलिए ये प्रयोग में ये पता चलता है कि सीखने के बाद जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तो हमारी विस्मरण की मात्रा कम होती है और सीखने के बाद यदि कोई अन्य कार्य हम करते हैं तो उसमें विस्मरण अधिक होता है। जब हम आराम करते हैं तो विस्मरण कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विस्मरण जो है एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि एबिंगहॉस ने प्रारंभ में कहा था। आजकल के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बीच में सामान्य सहमति यही है कि मौलिक विषय जो है उसका विस्मरण उस विषय के बाद कुछ नए विषय को सीखने के कारण होता है। यानी हमने कोई विषय सामग्री याद की और उसके बाद हमने कोई दूसरा कार्य किया तो उससे जो है विस्मरण होता है, इसलिए ये एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। तो बच्चों, आज हमने मीनिंग और नेचर पढ़ा फॉरगेटिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।